हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नेट के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज। यानी कि फ्रेंड्स, इकोनॉमिक जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट अगर रिडक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बजट डेफिसिट, बिजनेस साइकिल, रिसेशन या फिर ट्रफ। तो फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं रिसेशन। जब भी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर रिसेशन आता है या रिडक्शन होता है उसमें, तो हम उसको रिसेशन बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज में कमी आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएलसी, यानी कि पीएलसी की क्या फुल फॉर्म है? ऑप्शन है पब्लिक लाइसेंस कंपनी, प्राइवेट लाइसेंस कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what keyword can be used to describe the basic economic problem that all societies face। यानी कि हम ऐसा कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी फेस करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के टाइम? सेल्फिशनेस, ग्रीडी, इक्वलिटी या फिर स्कार्सिटी। तो फ्रेंड्स, वहां पर हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा ग्रीड। तो फ्रेंड्स, ग्रीड एक तरह का लालच होता है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी क्या करती है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्ट की स्कार्सिटी आती है, वो किससे आती है? लोग उस एक्टिविटी, जो भी प्रोडक्ट होता है उसका पूल क्रिएट कर लेते हैं और मार्केट में इस तरह शो करते हैं कि वो मार्केट में खत्म हो गई है। वो क्या करते हैं, वो उसको इस तरह से हाइड कर देते हैं मार्केट से प्रोडक्ट को, जिससे कि अगर जब उसकी ज्यादा डिमांड आए तब वो मार्केट में निकालें और उसके वो एक्स्ट्रा प्राइसेस जो हैं या हाई प्राइसेस जो हैं वो चार्ज कर लें। इसलिए यहाँ पर हम ग्रीड वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द न्यू लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया। यानी कि फ्रेंड्स, इंडिया में न्यू लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लॉन्च हुई? 1989, 1990, 1991 या फिर 1992। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, जो कि है 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम वॉज लोएस्ट। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें जो एनुअल ग्रोथ रेट थी नेशनल इनकम की वो लोएस्ट थी? सेकेंड प्लान में, थर्ड प्लान में, फिफ्थ प्लान में या फिर सिक्स प्लान में? तो फ्रेंड्स, थर्ड प्लान में जो नेशनल इनकम की जो ग्रोथ रेट थी वो लोएस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलिया कमेटी ऑफ 1992 डील्स विद द ओवरहॉलिंग ऑफ अवर। यानी कि जो चैलिया कमेटी थी 1990 की, वो किससे डील करती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, फाइनेंशियल सिस्टम से, टैक्स सिस्टम से या फिर पेटेंट एंड कॉपीराइट से? तो फ्रेंड्स, ये डील करती है हमारे टैक्स सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ। यानी कि फ्रेंड्स, इकोनॉमिक प्लानिंग किसका एसेंशियल फीचर है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, सोशलिस्ट का, मिक्स्ड इकोनॉमी का या फिर डुअल इकोनॉमी का? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जो कि है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये हमारा पार्ट होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सिस्टम। यानी कि चाइना है वो किस सिस्टम का एग्जाम्पल है? मिक्स्ड इकोनॉमी का, सोशलिस्ट, कैपिटलिज्म या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स, चाइना जो एग्जाम्पल है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। यानी कि इसमें से कौन सा इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस है कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, चेंजेस इन पेटेंट लॉज या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का इसमें से कौन सा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन है को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, सेकेंड है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, थर्ड है असाइनिंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ एग्रीकल्चर एंड हैवी इंडस्ट्री या फिर को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में फ्रेंड्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर होता है। क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर हम अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों
को ही इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी, दोनों ही बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन के फादर किसे कहे जाते हैं या कौन जाना जाता है? वी कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, जेपी नारायण या बाबा आमटे? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वी कुरियन को व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है ई बिजनेस मीन्स, यानी कि ई बिजनेस का क्या मतलब होता है? फर्स्ट है डूइंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सेकेंड है ऑर्डरिंग फॉर गुड्स थ्रू टेलीफोन, यानी थर्ड है ओनली बाइंग दी गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बिजनेस करना ई बिजनेस का पार्ट कहा जाता है या फिर ई बिजनेस का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है an economy is at the take off stage on its path to development when it, यानी कि एक इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज पे होती है जब वो स्टेगनेंट होती है, स्टडी ग्रोथ में होती है, लिबरलाइज्ड होती है, या फिर गेट्स मैक्सिमम फॉरेन एड। तो फ्रेंड्स कोई भी इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज पे तब होगी जब वो स्टडी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर वो जो भी इकोनॉमी है वो टेक ऑफ स्टेज में रहेगी। नेक्स्ट है अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज डिफाइंड है, यानी कि ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो क्या बताती है? कैरिंग आउट प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, या फिर हैविंग सेल इन मोर देन वन कंट्री, थर्ड ऑप्शन है हैविंग अ मल्टी एथनिक वर्कफोर्स, या फिर हैविंग सप्लायर्स इन मोर देन वन कंट्री। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, कैरिंग आउट प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, यानी कि कोई भी कंपनी जो एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में अपना प्रोडक्शन कर रही है तो वो प्रोडक्शन करती है, सेल करती है, तो वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कही जाती है। नेक्स्ट है लेसेस फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन, यानी कि लेसेस फेयर पॉलिसी है वो कहाँ अडॉप्ट की गई? सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में, या फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में? तो फ्रेंड्स लेसेस फेयर जो सिस्टम है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में फॉलो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफ्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि नाफ्टा किसका एग्जाम्पल है? कॉमन मार्केट का एग्जाम्पल है, कस्टम यूनियन का, इकोनॉमिक कम्युनिटी का, या फिर फ्री ट्रेड एरिया का? तो फ्रेंड्स नाफ्टा जो एग्जाम्पल है वो कॉमन मार्केट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है नो प्लानिंग कैन स्टार्ट विदाउट सेटिंग, यानी कि कोई भी प्लानिंग हम नहीं कर सकते बिना किसी को सेट किए, तो वो क्या चीज है? बजट, ऑब्जेक्टिव्स, पावर, या नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जो कि है बजट। बिना बजट को वो बिना ऑब्जेक्टिव को सेट हुए हम प्लानिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए प्लानिंग को करने से पहले सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही हम प्लानिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। एन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया गया है? इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या ऑल ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में उसकी कंडीशंस, पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सब कुछ इंक्लूड की जाती हैं। नेशनल इनकम की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, ये सारी चीजें हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश आर द फीचर ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसा कौन सा फीचर है जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट का है? लीगल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, या फिर कस्टमर्स? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कस्टमर, क्योंकि फ्रेंड्स माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है ये हमारा जो क्या होता है इंडिविजुअल लेवल पे, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लीगल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल फैक्टर की बात करेंगे तो ये इंडिविजुअल लेवल पर ना होकर ये ग्लोबल लेवल पर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, इनकम और जेंडर आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि फ्रेंड्स एज, इनकम और जेंडर किसकी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? हाउस होल्ड पैटर्न की, डेमोग्राफिक की, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, या फिर सोशल कल्चर एनवायरनमेंट की? तो बहुत ही सिंपल आंसर है फ्रेंड्स, ये है हमारे डेमोग्राफिक का एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म थर्ड सेक्टर रिफर टू, यानी कि थर्ड सेक्टर जो टर्म है वो किसके लिए यहाँ पर बताया गया है? हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, वॉलंटरी सेक्टर के लिए, या फिर स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए? तो फ्रेंड्स थर्ड सेक्टर यहाँ पे बताया गया है वॉलंटरी सेक्टर को। नेक्स्ट है
इन रिलेशन टू दी पेस्टल फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी पेस्टल फ्रेमवर्क जो भी आपने पेस्टल एनालिसिस पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट एक्शन, एक्सचेंज रेट, कंपटीशन एंड सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर, या फिर मार्केट कन्वर्जेंस, कंपटीशन, एक्सचेंज रेट एंड कॉस्ट एडवांटेज। थर्ड है कॉस्ट एडवांटेज, गवर्नमेंट एक्शन, इकोनॉमिक साइकिल एंड कंपटीशन। फोर्थ है मार्केट कॉस्ट, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप एलिमिनेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट एक्शन की बात की जा रही है, जो कि जो पेस्टल फ्रेमवर्क है वो इसके अंदर नहीं आता, मार्केट गवर्नेंस भी इसके अंदर नहीं आता है, और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट एक्शंस हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो राइट है वो है ऑप्शन 4, जो कि है मार्केट कॉस्ट, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, जो कि पेस्टल फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स याद रखिएगा माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है हमारा इंडिविजुअल लेवल पर होता है। ऑप्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फैक्टर। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारा मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर का कौन सा एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल या फिर टेक्नोलॉजिकल। तो फ्रेंड्स ग्लोबलाइजेशन जो एग्जांपल है वो है इकोनॉमिक का, क्योंकि सोशल के अंदर यहाँ पर हम सर्विस की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, पॉलिटी के अंदर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी के अंदर हम न्यू डिफरेंट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के लिए इकोनॉमिक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल फोर्स विच मस्ट बी मॉनिटर्ड बाय मार्केटर्स, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा एनवायरमेंटल फोर्स नहीं है जो कि मार्केटर्स के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। ऑप्शंस हैं डेमोग्राफिक, नेचुरल, पॉलिटिकल, लीगल या फिर मेगा ट्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, जो कि है मेगा ट्रेंड्स। एनवायरमेंटल फोर्स के अंदर डेमोग्राफिक भी हम इंक्लूड करेंगे, नेचुरल भी इंक्लूड करेंगे और पॉलिटिकल और लीगल भी हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन मेगा ट्रेंड्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, डैश आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो मतलब हम यहाँ पर अब एज अ सोसाइटी एज अ होल की बात करेंगे ग्लोबल लेवल पर। तो ऑप्शंस हैं इंटरमीडिएटरीज, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स या फिर लीगल फ्रेमवर्क। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा हमारा 4, जो कि है लीगल फ्रेमवर्क, क्योंकि ये सारे ही हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पेस्ट फ्रेमवर्क फॉर द एनवायरमेंट एनालिसिस व्हाट डज द लेटर ई स्टैंड्स फॉर, यानी कि फ्रेंड्स पेस्ट को आपको पता है पेस्टल कर दिया गया था, तो उसमें एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए जो ई यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है वहाँ पर ई का मतलब क्या है, एथिकल है, इकोलॉजिकल है, एजुकेशनल है या फिर इकोनॉमिक है। तो फ्रेंड्स ई यहाँ पर उसका मतलब है इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज एन एलिमेंट ऑफ द मेगा एनवायरमेंट, यानी कि फ्रेंड्स मेगा एनवायरमेंट के एलिमेंट में कौन सी चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं की गई है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल पॉलिटिकल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर या फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, जो कि है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। मेगा एनवायरनमेंट में हम टेक्नोलॉजी को भी लेते हैं, लीगल को भी लेते हैं और सोशो कल्चर को भी लेते हैं, सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि जो हमारा इंडिविजुअल लेवल पर जो एनवायरमेंट होता है बिजनेस का उसमें क्या चीज कौन सा एलिमेंट नहीं है, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, ट्रेड पॉलिसी या फिर पब्लिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बहुत ही सिंपल है, ट्रेड पॉलिसी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स स्टेट्स पॉलिसी जो होती हैं वो एज अ होल बनाई जाती हैं, वो किसी माइक्रो बेसिस पर नहीं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैन अडॉप्ट टू एनवायरमेंट फ्लक्चुएशंस बाय, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन अडॉप्ट करती है वो किसके थ्रू करती है,
फोरकास्टिंग के, मॉनिटरिंग कॉम्पिटिटर्स के, ओनली ऑपरेटिंग इन डोमेस्टिक मार्केट या फिर डाइवर्सिफाइंग के थ्रू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस देखने के लिए किस चीज़ की हेल्प लेती है, तो वो होगा फोरकास्टिंग, क्योंकि फोरकास्टिंग करके ही वो पता कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें फ्यूचर में आने वाली हैं। फोरकास्ट करके डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल लगाकर वो इसको चेक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्ट बिल बी। सॉर्ट फ्रेंड्स पता होगा, सॉर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो उसमें क्या होना चाहिए, अ जनरल लिस्ट ऑफ इश्यूज अंडर ईच हेडिंग, या फिर फोकस्ड ऑन की इश्यूज एंड स्पेसिफिक एज पॉसिबल, यानी कि हमें फोकस करना उन की इश्यूज पर जितना वो स्पेसिफिक और पॉसिबल हो सके, या फिर कंप्लीटेड देन एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैज बीन कंडक्टेड, यानी कि एनालिसिस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेसिस पे कंडक्ट कराना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, यानी कि हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाना, की इश्यूज पता करना जो भी हमारी कंपनी के लिए थ्रेट्स का काम करें या फिर हमारे लिए स्ट्रेंथ्स का काम करें। An economy is at the take off stage on its path to development when it, यानी कि एक इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज पर डेवलपमेंट के पाथ के लिए जब टेक ऑफ करती है तो किस स्टेज से हमें लगेगा कि वो अब डेवलपमेंट की ओर वो मूव कर रही है। बिकम स्टेगनेंट, बिकम स्टीडी ग्रोथ, इज लिबरलाइज्ड, या फिर गेट्स मैक्सिमम फॉरेन एड। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 2, जब वो स्टडी ग्रोथ में होगी तब वो टेक ऑफ करना वहाँ पे स्टार्ट करेगी डेवलपमेंट पाथ से। तो ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऑप्शंस हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली आफ्टर दे आर फुल्ली पेड, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम तभी किए जा सकते हैं जब वो फुल्ली पेड होंगे। सेकंड है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम बाय कन्वर्जन इनटू शेयर न्यू शेयर्स, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिडीम किए जाते हैं न्यू शेयर्स में कन्वर्ट करके। थर्ड ऑप्शन है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, यानी कि डिवेंचर को कैंसिल करने से जो प्रॉफिट हमारा निकल कर आएगा वहीं से हम जनरल, उस जो प्रॉफिट होगा उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, या फिर हमें हमारा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन बात कर रहा है कि फुल्ली पेड होंगे तभी प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे, तो बात सही है। और यहाँ पर जो हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है इसको न्यू शेयर में कन्वर्ट करके भी रिडीम किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन थर्ड यहाँ पे जो दिया हुआ है वो यहाँ पे सही नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल, यानी कि इसमें से कौन सी हमारी शेयर कैपिटल से डिडक्ट होती है पेड अप कैपिटल निकालने के लिए, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर बोनस। तो फ्रेंड जब भी हम अपने किसी भी शेयर कैपिटल को डिडक्ट करते हैं पेड अप कैपिटल निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम जो डिडक्शन करते हैं वो करते हैं कॉल्स इन एरियर का, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर इज टू बी ट्रांसफर टू, यानी कि जो रीइश्यू करते हैं हम शेयर उस पर जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, कैपिटल में, या बैंक अकाउंट में। तो फ्रेंड्स जब भी हम अपने प्रॉफिट को रीइश्यू वो हमारे शेयर रीइश्यू करने पर जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर हम कैपिटल रिजर्व में, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है क्योंकि कैपिटल रिजर्व में जाता है एज अ शेयर कैपिटल रिजर्व करके। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हेन देयर आर वन और मोर लिक्विडेशन एंड नो फॉर्मेशन दिस इज नोन एज, यानी कि जब हम एक या दो कंपनियों का लिक्विडेशन करते हैं और उसके बाद कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है कंपनी का, तो वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, मर्जर, या फिर न्यू फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स अमलगमेशन में क्या होता है, दो से कंपनियां मिल जाती हैं और वो न्यू फॉर्म करती हैं। मर्जर में दो कंपनियां मर्ज हो जाती हैं जिसमें एक की एंटिटी बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ना हमारा ऑप्शन ये सही है ना ये सही है, और न्यू फॉर्मेशन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक हमारा सही होगा, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जब दो या दो से अधिक कंपनियां लिक्विडेट हो जाती हैं और कोई भी कंपनी न्यू फॉर्म नहीं होती है, मतलब कंपनी ही फॉर्म नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज जनरली रिसोर्टेड टू राइट ऑफ, यानी कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है हमारा वो जनरली कहाँ से राइट ऑफ किया जाता है, रिटेन अर्निंग
से जर्नल प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट या फिर कैपिटल रिजर्व। तो यानी फ्रेंड्स जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा रिकंस्ट्रक्शन किसके थ्रू किया जाता है? तो फ्रेंड्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है हमारा वो किया जाता है हमारा यहाँ पे। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ गिवन नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये गलत होगा, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर आप ऑप्शन एक लिख लीजिएगा, ऑल ऑफ नन ऑफ दीज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज, क्योंकि ये ऑप्शंस ये सारे ही ऐसे हैं जो कि इसके लिए फिट नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नन ऑफ दी। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का है और ये एक इस तरह का क्वेश्चंस आ गए थे एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को इनका मार्क्स मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका वैसे होगा एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड फिक्टिशियस असेट्स जो होती हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए किए जाते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर इसका अगर ऑप्शन गिवन होगा नन ऑफ द अबव, तो वहां पे आपको उसको टिक करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गेयरिंग रेशियो डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि जो गेयरिंग रेशियो जो है हमारा वो हमारा क्या डिनोट करता है, किसके बीच रिलेशन? डिवेंचर और शेयर कैपिटल के बीच, एसेट्स एंड कैपिटल के बीच, लोन एंड कैपिटल के बीच, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या लॉन्ग टर्म बोरोड फंड्स के बीच। तो फ्रेंड्स गियरिंग रेशियो ऑलवेज हमारा जो रिलेशनशिप बताता है वो बताता है हमारा असेट्स एंड कैपिटल के बीच। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम, यानी कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो हमारे रिडीम हो सकते हैं इफ दे आर पेड नॉट लेस देन 50% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि जो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है उसकी 15% से कम नहीं होंगे पेड, तब वो रिडीम किए जा सकते हैं। या फिर ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड, यानी कि जब वो फुल्ली पेड होंगे। या फिर इफ दे आर पार्टली पेड, यानी कि अगर वो पार्टली पेड होंगे। या फिर ओनली इफ दे आर इश्यूड एट प्रीमियम, या फिर अगर वो इश्यू होंगे प्रीमियम पे तभी वो रिडीम किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। किसी भी शेयर को हम तभी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं जब वो फुल्ली पेड होंगे। अगर वो पार्टली पेड हैं तो वो हम उसको नहीं कर सकते, अगर वो फुल्ली पेड हैं तभी उसको रिडीम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैव टू बी मेड टू रिसीव कॉल इन एडवांस, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम कॉल इन एडवांस को रिसीव कर सकते हैं? इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथराइज्ड होगा तब कर सकते हैं। या फिर इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए तभी हम कॉल इन एडवांस रिसीव कर सकते हैं। या फिर इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर कंपनी लॉ बोर्ड जो है उसको अप्रूव करे तभी हम कर सकते हैं। या फिर इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, यानी कि जो आर्टिकल्स है हमारे कंपनी आर्टिकल्स वो हमें ऑथराइज्ड करें तभी हम इनको कॉल इन एडवांस को रिसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कॉल इन एडवांस के लिए कंडीशन होती है, ये हम तभी रिसीव कर सकते हैं जब हमारे आर्टिकल्स इसको ऑथराइज्ड करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि अब हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कॉल इन एरियर डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, यानी कि जो कॉल इन एरियर जो होता है वो हमारा पेड अप का पार्ट नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट फ्लेक्सिबल रेट, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल रेट पर डिविडेंड रिसीव करते हैं। या फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स कॉल इन एरियर पेडअप का पार्ट होता है, ये सही है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्शंस हमारे सही हैं। एक ऑप्शन है जो यहाँ पे इनकरेक्ट है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 2, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्लेक्सिबल रेट पे डिविडेंड नहीं देते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है फिक्स रेट पे दिया जाता है। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल रेट नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारा ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी,
बोथ ए एंड बी यानी या नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है फ्रीली ट्रांसफरेबल की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं उसको फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेयर्स कैन बी इश्यूड एट अ डिस्काउंट ओनली आफ्टर ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी कि फ्रेंड्स जो शेयर्स हैं हमारे उनको हम इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे कमेंसमेंट के कितने साल बाद, 1, 1.5, 2 या 2.5। तो ऐसे कितने साल हैं कमेंसमेंट से कंप्लीट होने पर हम अपने शेयर को इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है 1। कमेंसमेंट होने के 1 साल के बाद हम अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी शोन एज रिजर्व। यानी कि ऐसा कौन सा आइटम है जिसको हम एज अ रिजर्व शो नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं ये कि हम ऐसा रिजर्व को शो नहीं कर सकते आइटम को एज अ रिजर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि फ्रेंड्स कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व की तरह शो किया जाता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी एक रिजर्व है और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी एक रिजर्व होता है। क्योंकि फ्रेंड्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो रिजर्व होता है जब कोई भी शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम वो कोई भी शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया जाता है, तो जो भी प्रीमियम रिसीव होता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से उसको शो किया जाता है। तो ये भी एक तरह का रिजर्व है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। If premium subscription is not received, application money should be refunded within now many days. फ्रेंड्स अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जो एप्लीकेशन मनी है अगर वो रिसीव नहीं हुई है तो हमें अब कितने दिन के अंदर अपने पैसों को रिफंड कर देना है। 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज या 13 डेज। तो फ्रेंड्स अब जो डेट फिक्स की गई है वो है यहाँ पे 10 डेज। आपको 10 डेज के अंदर वो सारे मनी जो भी आपके पास आई है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव नहीं किया है तो आपको 10 डेज के अंदर वो सारे मनी को रिफंड करना है शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट है व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद डैश एंड द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज क्रेडिटेड विद डैश। यानी कि फ्रेंड्स जब शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट की जाती है। किस अकाउंट के साथ वो आपको यहाँ फिल करना है और किस अकाउंट के साथ वो क्रेडिट की जाती है वो आपको यहाँ फिल करना है। तो ऑप्शंस हैं कॉल्सिल एन ईयर्स ऑफ शेयर फॉरफिटेड अमाउंट यहाँ पर आएगा, या फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स फॉरफिटेड। सेकंड है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड या फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफिटेड। थर्ड ऑप्शन है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड या फिर कॉल्स इन एरियर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। थर्ड ऑप्शन है पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड या फिर कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो ये इनके ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो वो हम कैपिटल करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल से, यानी कि वो शेयर जो भी हमने फॉरफिचर किए हैं उस पर हमने कितनी कॉल्ड अप कैपिटल यानी कितनी कैपिटल हमने मांग ली है वो अमाउंट यहाँ आएगा और क्रेडिट करेंगे उस पर हमारे कितना अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है वो अमाउंट यहाँ आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट टेकन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि ऐसा कौन सा आइटम है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या फिर प्रपोज डिविडेंड। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर सभी तरह के रिजर्व्स, डिविडेंड्स एंड हमारी शेयर कैपिटल जो होती है और हमारी जो कैपिटल है नॉर्मल जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो यहाँ पे शो की जाती है। तो फ्रेंड्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो यहाँ पे आइटम नहीं इंक्लूड होगा वो होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the excess of net assets over consideration paid is called। यानी कि फ्रेंड्स नेट असेट्स एक्सेस में है ओवर कंसिडरेशन पेड, यानी कि जो कंसिडरेशन हमने पेड किया है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या टर्म वहां हम यूज करते हैं। ऑप्शन है हमारे
कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर गुडविल। तो फ्रेंड्स जब भी हमारी नेट असेट्स की जो अमाउंट है वो एक्सेस में है कंसिडरेशन पेड करने से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अमाउंट यहाँ पे टर्म यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा कैपिटल रिजर्व। यानी कि वो टर्म जो भी हमने यहाँ पे जो कंसिडरेशन पेड किया है उसके एक्सेस में अगर हमारे पास नेट असेट्स बचता है तो इट मीन्स वो हमारा कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी कंपनीज आर इन्वॉल्व इन द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है। कितनी कंपनीज हैं, 1 2 3 अनलिमिटेड। यानी कि फ्रेंड्स अगर कोई भी कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेगी तो उसको कितनी कंपनी के साथ मर्ज होना पड़ेगा, मतलब कितनी कंपनियों के साथ उसको ये प्रोसेस करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस 1 कंपनी के साथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, उसको खुद की जो स्ट्रक्चर उसने कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया है उसमें उसको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उसको किसी अदर कंपनी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही अपने अकाउंट्स को, अपने असेट्स लायबिलिटीज को मैनेज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नो कंपनी कैन बाय इट्स इक्विटी शेयर इफ, यानी कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती है अपने इक्विटी शेयर यदि पार्टली कॉल्ड अप शेयर हो, पार्टली पेड अप शेयर हो, डिफॉल्टिंग कंपनी हो या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं करेगी अपने शेयर यदि वो पार्टली पेड होंगे, पार्टली पेड कॉल्ड शेयर होंगे और पार्टली पेड शेयर होंगे, डिफॉल्टिंग कंपनी होगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगर ये सारे सिचुएशन होंगी तो कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती अपने शेयर को, उसको फुल्ली पेड अप होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्रेट रिजर्व्स में बी क्रिएटेड बाय, यानी कि सीक्रेट रिजर्व कहाँ से क्रिएट किया जाता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज ओनली, अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ओनली, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ओनली या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका अगर हम आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, क्योंकि कोई भी कंपनी सीक्रेट रिजर्व तभी प्रिपेयर कर सकती है जब उसका ओवर वैल्यूएशन होगा लायबिलिटीज का और अंडर वैल्यूएशन होगा असेट्स का। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंपनी कैन बाय बैक, एक कंपनी बाय बैक कर सकती है पार्टली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप शेयर या फिर नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स अभी हमने ये डिस्कस भी किया था, कोई भी कंपनी बाय बैक तभी कर सकती है जब वो फुल्ली पेड शेयर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।